इफ्रा जान, इफ्रा कैसी हैं आप? हाउ आर यू? बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात हुए। इफ्रा पहले दिल्ली में पढ़ाई करती थी विजय जी, और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरी डिबेट्स में अक्सर आती थी। उसके बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में चली गई। ताहिर भी बहुत अच्छे से जानते होंगे इफ्रा को। और इफ्रा आप जम्मू कश्मीर में रहती हैं और वहां पॉलिटिक्स करती हैं। इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं इफ्रा क्या? अभी तो चुनाव सिर्फ 1 महीने बाद है, अभी दिल्ली दूर है, देखेंगे। अरे दिल्ली नहीं, अब तो श्रीनगर बात करिए। चलिए जो लिखा होगा देखेंगे। ओके, आज तारीखें आ गई है, 3 फेज में इलेक्शन है। आपकी पार्टी तैयार है? देखिए हमारी पार्टी जो है जम्मू और कश्मीर में एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और एक कैडर बेस्ड पार्टी जो होती है वो इलेक्शन की तैयारी नहीं करती है इलेक्शन का नाम सुन के। वो हमेशा से लोगों के बीच होती है, लोगों का काम कर रही होती है, और इलेक्शन कब जब भी आए, जिस वक्त आए, वो तैयार होती है। लोकसभा में ही अगर आप हमारा रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारी पार्टी ने प्रदर्शन दिया, उससे कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी कैसी है। ओके, मतलब अकेले लड़ेंगे इस बार? देखिए मानव जी, अगर आप जम्मू और कश्मीर आएंगे और यहाँ लोगों से बात करेंगे, जैसा आप जरूर करते होंगे, एक चीज यहाँ एक एक कश्मीरी, एक एक जम्मू का इंसान, एक एक कश्मीर का इंसान समझता है कि अगर जम्मू और कश्मीर की बर्बादी हुई, वो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की वजह से हुई, जो 2014 में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट हुआ, जब हमारे वोट डिवाइड हो गए, उसी की वजह से इवेंचुअली एब्रोगेशन हो गया। आज का जम्मू और कश्मीर का इंसान वो गलती करने को तैयार नहीं है, और ना तो वो बेवकूफी फिर से कभी की जाएगी, और ना तो इतने लोग यहाँ पे बेवकूफ हैं कि फिर से वो करेंगे। वो समझ चुके हैं कि उस फ्रैक्चर्ड मैंडेट से क्या हुआ। अगर आपने देखा होगा लोकसभा में भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से जवाब दिया, यूनाइटेड होके उन्होंने जवाब दिया जम्मू और कश्मीर की आवाम ने। इस बार मैं आपको पूरे यकीन से कहती हूं कि जम्मू और कश्मीर की आवाम फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देगी, अपने वोट को नहीं तोड़ेगी, बीजेपी को कोएलिशन में लाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। और जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के जमीनी कानून, यहाँ की जॉब्स के कानून, यहाँ के कल्चर को दाव पे लगाया है, उनके लिए कोई गुंजाइश जम्मू और कश्मीर की आवाम इस बार नहीं छोड़ेगी। ये मैं आपको गारंटी देती हूं, आज हजारों करोड़ों लोगों के सामने जो देख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो उमर अब्दुल्ला बनेंगे सीएम? फिर तो आप जो इशारा कर रही हैं कि एक ही पार्टी को बहुमत मिलेगा, तो उमर अब्दुल्ला सीएम? देखिए चीफ मिनिस्टर हमारे कौन है वो ये जनता तय करेगी, लेकिन हाँ ये पार्टी तय करेगी, पार्टी की कमेटी, कोर कमेटी तय करेगी, जनता का रुझान देखा जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, उमर अब्दुल्ला जैसे सीएम शायद एक नौजवान सीएम, एक पढ़े लिखे सीएम, एक पर्सन जिसपे अभी तक एक भी कभी करप्शन का कोई चार्ज तक नहीं लगा सकता, जिनकी ऑनेस्टी वेल नोन है, वैसे चीफ मिनिस्टर शायद बहुत जरूरत है उनकी जम्मू और कश्मीर को। लेकिन हाँ, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, बहुमत किसको आएगा, वो आगे देखा जाएगा। पार्टी की हाईकमांड जो है ये डिसीजन ले। ठीक है, ओके। मतलब चुनाव से पहले तो किसी भी तरह का कोई प्री पोल अलायंस मतलब नहीं हो रहा है, फिर ये क्लियर है? देखिए हमारा आज उमर अब्दुल्ला साहब ने क्लियर कर दिया है कि प्री पोल अलायंस तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ प्री पोल अलायंस के दरवाजे लाइक माइंडेड पार्टीज के लिए खुले जरूर हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज में वो पार्टीज आती हैं जिनके साथ हमने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा बीजेपी को हराने के लिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ जो अगस्त 2019 को हुआ, जो उन्होंने नहीं किया, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके खिलाफ, उस डिसीजन के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो लोग खड़े हुए, उनके साथ एक गुंजाइश जरूर बनती। अभी आपने कहा लाइक माइंडेड पार्टीज, मतलब कांग्रेस पार्टी, उधर पीडीपी में ताहिर सैयद बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं हम आइडियोलॉजिकली इंडिया अलायंस के साथ हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा इंडिया अलायंस है। ताहिर सैयद कह रहे हैं पीडीपी भी आइडियोलॉजिकली इंडिया अलायंस में, आप कह रही हैं लाइक माइंडेड पार्टीज से करेंगे, उसमें पीडीपी नहीं है। देखिए लाइक माइंडेड पार्टीज में किस किस पार्टी के साथ अलायंस बनता है वो डिसाइड किया, जैसा मैंने कहा अभी कोई, क्योंकि आज ही नहीं, एक सेकंड इफरा, नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्ट बताइए, सीधा बताइए, पीडीपी लाइक माइंडेड है या नहीं है? बिल्कुल पीडीपी जो है लाइक माइंडेड जरूर है, लेकिन 2014 में पीडीपी ने ही बीजेपी के साथ अलायंस किया था। ये बात समझने की जरूरत है। और ये बात क्या एक आम कश्मीरी भूल सकता है, क्या एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आम वर्कर भूल सकता है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, और उमर अब्दुल्ला जब विदेश राज्य मंत्री बने थे,
उमर अब्दुल्ला जब विदेश राज्य मंत्री बने थे वो भी एनडीए बीजेपी की सरकार में बने थे। देखिए उस वक्त बिल्कुल आप आज से पहले करीबन 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उसका मैं जवाब दे देती हूँ। आज से पहले 30 साल 20-22 साल पुरानी, ठीक है, आज से पहले 20-22 आप नहीं, आज से पहले 20-22 साल कहाँ, आज से पहले 22 साल की आप बात कर रहे हैं। नेशनल उस वक्त हमने इंश्योर किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो थे, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कश्मीर का विजन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी उसके साथ थी, आज भी उसके साथ थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो चाहते थे, उनका जो एक विजन था वो मोहब्बत का विजन था। उनका 370 हटा के यहाँ के लोगों को सताना, यहाँ के लोगों को बर्बाद करना, वो विजन नहीं था। उनका विजन था, अच्छा ठीक है, ओके, मैं समझ गया, कश्मीर में सच में शांति, मैं समझ गया कि वो बीजेपी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं था, वो पॉलिटिक्स के भूखे नहीं थे, वो सत्ता के भूखे नहीं थे। ओके, आपके हिसाब से वो बीजेपी अलग थी, ये बीजेपी अलग है। आपने कहा लाइक माइंडेड पार्टी से प्री पोल अलायंस की संभावना खुली है और पोस्ट पोल अलायंस की भी खुली रहेगी ना, इंडिया अलायंस एक हो सकता है ना। देखिए मैंने आपसे बार बार कहा कि पोस्ट पोल अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बहुमत में सरकार बनाएगी। ये जो आप मुझसे नहीं पूछे या जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे, कोई भी आज अपना वोट तोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, ओके, अब आपने जो निशाना लगाया ताहिर, आपने जो निशाना लगाया ताहिर सैयद पर, मुझे उनको जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। ताहिर सैयद बताइए क्यों बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी आपने? अब जम्मू कश्मीर की जनता आपको वोट नहीं देने वाली, इफरा कह रही है। मानक जी, मैं कतई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी भी तरह की नोक-झोंक में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन इफरा जी हैं, उन्होंने बात छेड़ी तो फिर वापस जवाब तो देना पड़ेगा। इफरा जी को शायद मालूम नहीं है कि उमर अब्दुल्ला के दोस्त खास रविंदर सिंह राणा ने स्टेटमेंट दिया है कि जो ही 2014 के इलेक्शन रिजल्ट्स आए, वेरी नेक्स्ट डे वो उमर अब्दुल्ला के कहने पर और कुछ साथियों को लेकर वो दिल्ली में अरुण जेटली से मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां तक चली गई थी कि उन्होंने यहां तक कर दिया था कि हम चीफ मिनिस्टर के पोस्ट को भी बीजेपी को देने के लिए तैयार हैं। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, उस वक्त स्टोरीज आई है, टाइम देख लीजिए। ये ऑलरेडी वहां पर इन्होंने उनके साथ चैनल ओपन किए थे। ये हमने तो एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, हमारा तो एक कॉमन मिनिमम एक सीपीएम एक हमारे पास था, सीएमपी। अच्छा ठीक है, ओके, सुनिए ताहिर, छोटे-छोटे दो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ताहिर, छोटे-छोटे दो सवाल पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि उससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। जी। एक, क्यों आपने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी? जी देखिए मानक जी, अगर आप अभी जो सीट का नंबर बता रहे थे और आप जो वोट का बता रहे थे, शेयर बता रहे थे, सीट के नंबर के हिसाब से पीडीपी को 28 सीट्स मिली थी, बीजेपी को 25 सीट्स खुद की मिली थी, 2 सीट्स उनको पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट हासिल था, 1 सीट उनको उधमपुर से एक इंडिपेंडेंट की मिली थी। 28 सीटें बीजेपी की थी, 28 सीटें हमारे पास थी। सिचुएशन ऐसी थी, मैंडेट ऐसा आया था लोगों का कि वी हैड नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू जॉइन द हैंड्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको गुणा भाग करके दिखाया। अगर आप कांग्रेस, पीडीपी और एनसी मिल जाते तब भी सरकार बना सकते थे। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं आपकी बात का, देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, देखिए उस वक्त बीजेपी एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ सेंटर में आई थी। We saw that as an opportunity to join hands with the BJP। अगर हमने बीजेपी के साथ हैंड ज्वाइन किया तो हमने भारत सरकार के साथ हाथ जोड़ा। ठीक, ओके, पॉइंट टेकन। दूसरा सवाल, पॉइंट टेकन के लिए मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने आपका यह तर्क मान लिया, आपने उसमें मौका देखा। दूसरा सवाल, क्या गलती थी बहुत बड़ी बीजेपी के साथ जाने की? बाद में आपको एहसास हो रहा है? देखिए मानक जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि सियासत में कभी कभी आपको मालूम नहीं होता है कि दूसरी पार्टी की नीयत क्या है। बीजेपी ने हमें लिखित में जो कुछ दिया था, हमने बीजेपी के साथ उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर, उनके कहे पर भरोसा किया था। लेकिन बीजेपी की नीयत क्यों बदली, कैसे बदली? अगर हमने बीजेपी का मान लिया होता जो बीजेपी चाहती थी यहां पर करना, मानक जी आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बीजेपी ने सबसे ज्यादा निशाना जम्मू कश्मीर में बनाया तो पीडीपी को बनाया। अगर किसी पार्टी को तोड़ा गया वो पीडीपी को तोड़ा गया। अगर एजेंसी ने सबसे ज्यादा हैरास किसी को किया
वो पीडीपी को किया। इनके नेता को इनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, कल ही एक नेता को जो है 1 सेकेंड में उसको छोड़ दिया। मैं समझ गया मैं जवाब दे देना चाहती हूँ। मैं समझ गया। इफ्रा क्विक रिस्पॉन्स जल्दी से, इफ्रा जल्दी से। जी, पहली बात, आप बार बार कहते हैं आपके एक नेता को हाई कोर्ट ने छोड़ा। मैं आपको याद दिला दूं ताहिर साहब, ये वही हाई कोर्ट है जिसने आपके यूथ लीडर वहीद पर्रा को 2-3 महीने पहले यूएपीए जैसे केस में बेल दिला दी। ये उसी हाई कोर्ट ने किया है। तो आप ना थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। ये वही ईडी है जिस ईडी ने महबूबा जी पे एक बार केस किया था, फिर पूरे दौरान उस केस के एक बार महबूबा मुफ्ती जी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था और उसके बाद कभी ईडी ने उनको क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया। हाँ। तो आप और फारूक अब्दुल्ला साहब पर देखिए कितनी सख्त कार्रवाई की है। देखिए, नहीं, हमारा केस जो हुआ था, आप याद दिलाइए, इसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि पहले ही ये अरविंद केजरीवाल टाइप केस था जिसमें ना कोई पैसे का लेन देन था, ना कहीं पे कोई मनी ट्रेल था, ना कुछ था। लेकिन कहीं पे आपने एक नेता को घसीट लिया था। ये अरविंद केजरीवाल टाइप केस था जिसमें कोई मनी ट्रेल कुछ कहना चाहते हैं बहुत देर से। विजय जी बोलिए। नहीं। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीडीपी बार बार कहती है देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं। देवेंद्र सिंह राणा कौन है? आज बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के कहने के बाद मुझे समझ नहीं आता बीजेपी के लीडर पे इतना भरोसा क्यों है। मैंने आपको बोलने दिया था साहब, अब आप जवाब सुन लीजिए। मुझे समझ नहीं आता देवेंद्र सिंह राणा जो बीजेपी का लीडर है। इफ्रा आज के लिए इतना ही। अभी रुक जाइए, अभी तो बहुत डिबेट होंगे, अब तो इलेक्शन में समय है। डॉली और